लास्ट वीक के लो से मार्केट तकरीबन 9,600 पॉइंट रिकवर कर गई। क्या ये वाकई रिकवरी है या इसको हम एक लोअर हाई कंसिडर करेंगे? हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पीएसएक्स इनसाइट्स बाय एसएफईएल। चलें इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये वाकई रिकवरी हुई है मार्केट में, मार्केट ने अपना ट्रेंड शिफ्ट कर लिया है या जस्ट एक लोअर हाई बनाने जा रही है। पहले हम हारिस भाई की तरफ चलते हैं। हारिस भाई से पूछते हैं इनके पास मैक्रोज माइक्रोज में क्या डेवलपमेंट्स हैं। जी हारिस भाई। जी रीत भाई, इस वीक डेवलपमेंट्स, थोड़ी सी नंबर ऑफ डेवलपमेंट्स तो कम है लेकिन उनका वेट बहुत ज्यादा है। पहले तो स्टेट बैंक ने जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई है उसमें पॉलिसी रेट को अनचेंज रखा है 11.5% पे। और जो कुछ लीडिंग इंडिकेटर्स हैं जो कि आने वाले वक्त के मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक को जो है उसकी प्रोजेक्शन देते हैं, जिसमें पाकिस्तान कंज्यूमर कॉन्फिडेंस उसमें से डिक्लाइन आया है और पाकिस्तान बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स में वो 52 पॉइंट से इंक्रीज कर गया है। ये पॉजिटिव है ऑब्वियसली। वीकली एसपीआई इंक्रीज जो है, ये एक तरह के नजी प्राइसेस में इंक्रीज आया है। ये एक तरह का एंटिसिपेटेड था। इसमें स्लाइड वीक ओवर वीक बेसिस में 0.91% इंक्रीज है। ये एक तरह का नेगेटिव साइन है। पाकिस्तान ने फर्स्ट जो है लॉन्च किया अपना एआई डाटा डाटा सेंटर कैंपस। ये माड़ी की एक जो है सब्सिडी ने लॉन्च किया है और इट्स अ वेरी पॉजिटिव फ्यूचर फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच। और स्टेट बैंक के रिजर्व्स में स्लाइट इंक्रीज है, दैट इज पॉजिटिव। ऐसे टाइम में जब एनर्जी कॉस्ट बढ़ रही हो और इम्पोर्ट्स की बढ़ने के चांसेस हों, S&P अपग्रेड पाकिस्तान रेटिंग टू बी, ये एक स्टेबल आउटलुक है। वो साइन किया उन्होंने, विच मीन्स कि ये जो हमारे रिजर्व्स में बढ़ रहे थे और जो IMF बैक्ड जो रिफॉर्म्स हमने किए, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, उसका ही आउटकम है। तो ये कंफर्मेशन है और जो प्रीवियसली हमने पॉजिटिव पॉइंट्स मार्क किए थे उनकी। और इसके अलावा जो ऑयल रिफाइनिंग पॉलिसी में जो पाकिस्तान ने अभी अप्रूवल आई है गवर्नमेंट की तरफ से, इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। ये जो एग्जिस्टिंग ब्राउनफील्ड जो रिफाइनरीज है इनकी मॉडर्नाइजेशन में एक्सेलरेट करेंगी। ये जो सरप्लस फर्नेस ऑयल की प्रोडक्शन में भी कमी लेके आएंगी और ये इम्पोर्टेड फ्यूल पे जो हमारी रिलायंस है उसमें भी कमी आएगी इसकी वजह से। और जो जीएसटी वेवर प्रोवाइड कर दिया है जो इम्पोर्टेड प्लांट एंड इक्विपमेंट होगा फॉर अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट्स, ये रिफाइनरी सेक्टर के लिए बहुत पॉजिटिव है, ओवरऑल इकोनॉमी के लिए भी है। जो हमने रिफाइनरी सेक्टर की परफॉर्मेंस से भी देखा, ब्रॉड मनी में भी थोड़ा सा डिक्लाइन आया है लास्टली। अगर आप देखें 710 बिलियन का, इसमें बैंक के डिपॉजिट्स भी कम हुए। ये जो लिक्विडिटी कॉन्ट्रैक्ट हुई है, इट्स अ नेगेटिव साइन एटलीस्ट फॉर द शॉर्ट रन, और बैंक्स के लिए भी एक ये नेगेटिव साइन है। जी जी वीरेश बहुत भाई। शुक्रिया हारिस भाई। अच्छा एक चीज मैं इसमें मुझे बस थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। पॉलिसी रेट अनचेंज को आपने न्यूट्रल कंसिडर किया है, इसका कोई स्पेसिफिक रीजन है कि इसको न्यूट्रल क्यों कंसिडर कर रहे हैं आप? जी यूरी, बेसिकली ये जो पॉलिसी रेट है अनचेंज की, एक तरह का मार्केट कंसेंसस यही था। तो इस वजह से इसका मार्केट के इम्पैक्ट के हवाले से ये न्यूट्रल ही है। लेकिन अगर इसकी ज्यादा डिटेल में जाए तो गवर्नमेंट ने बड़ी पॉजिटिव आउटलुक आउटलुक दी है आने वाले जो वक्त की। इसमें जो जो रिजर्व्स हैं हमारे, बाय दिसंबर 2026 गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि ये $20 बिलियन को क्रॉस कर देंगे स्टेट बैंक के रिजर्व्स। और रेमिटेंसेस जो है वो $44 बिलियन को प्रोजेक्शन की जा रही है फाइनेंशियल ईयर 2027 में। जो एक्सपोर्ट्स जो कि पॉइंट ऑफ कंसर्न रहा हमेशा से, उसमें इंप्रूवमेंट की एक्सपेक्टेशंस है राइस एक्सपोर्ट्स की वजह से, दैट इज वेरी पॉजिटिव साइन। करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो 1% ऑलमोस्ट जो है वो रहेगा जीडीपी का। ये एक्सपेक्टेड है बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी पिकअप की वजह से। और इसके अलावा जो एनर्जी प्राइसेस, ऑब्वियसली राइजिंग एनर्जी प्राइसेस, ये इन्फ्लेशन हमारी के वाले से थोड़ा सा इसके फेयर जरूर है कि इन्फ्लेशन को इंक्रीज कर सकती है। लेकिन गवर्नमेंट ने इस चीज को एम्बेड किया है, कहीं ना कहीं इस चीज को एक्सपेक्टेड है कि आने वाले कुछ महीने इन्फ्लेशन अपसाइड रह सकती है, ऑन द अपसाइड रह सकती है, लेकिन ये कहीं ना कहीं स्टेबलाइज होगी इन द सेकंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2027। ओवरऑल स्टेबल आउटलुक, जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक है वो पिछली मॉनेटरी पॉलिसी से अब तक बेहतर है। और इसके साथ ही जो थोड़े से जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो भी मेंशन किए, क्योंकि मार्केट ने इस चीज को प्राइसिंग कर चुकी थी, इस वजह से मार्केट का कोई इम्पैक्ट न्यूट्रल ही रहा। जी यूरिक भाई, आप चलते हैं शो के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, मार्केट का आउटलुक बताइएगा। आने वाले वक्त में आपको मार्केट कैसी लग रही है? जी बहुत शुक्रिया हारिस भाई। बिल्कुल मार्केट के हम जो है वेटेज को डिस्कस कर लेते हैं, पॉइंट्स टेबल पे वेटेज को। प्रीवियस वीक में हमारे पास बुल्स के पॉइंट्स कम थे, बेयर्स के पॉइंट्स ज्यादा थे। इस वीक में हमारे पास पॉइंट्स टेबल पे
बुल्स के पॉइंट्स ज्यादा हैं, 6 पॉइंट्स हैं मेरे पास, और बेयर्स के 3 पॉइंट्स हैं। चलें बुल्स के पॉइंट्स को पहले डिस्कस कर देते हैं। पहला पॉइंट हमारे पास जो लास्ट वीक भी था, ईएमए 2155। वीकली ईएमए 21, ईएमए 55 की इंपॉर्टेंस को और उसकी सपोर्ट को मार्केट किस तरीके से रिस्पेक्ट करती है, हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था। इस वीक भी हमने देखा कि मार्केट ने उस ईएमए 21 पे रिस्पेक्ट की सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया और वहां से बाउंस लिया। जितनी दफा भी मार्केट ने ईएमए 21 पे सपोर्ट ली है, वहां से रीबाउंड हुई है, मार्केट वहां से बढ़ गई है। सो एक ये हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट हमारे पास है ट्रेंड लाइन की सपोर्ट एट 161,350। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन हमारे पास है। लास्ट ईयर पाकिस्तान इंडिया वॉर के टाइम पे ये ट्रेंड लाइन यहाँ से इसकी लो बना। उसके बाद इस वक्त जब ये ईरान यूएस वॉर स्टार्ट हुई, उसके वक्त भी मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट किया। इफ इन केस अगर किसी वजह से जंग की सिचुएशन, जंग एस्केलेट करती है, सो मार्केट यहां पे इस ट्रेंड लाइन को 161,300 के लेवल को रीटेस्ट कर सकती है। वैसे ओवरऑल सिचुएशन नहीं लग रही यहां पे कि मार्केट इसको रीटेस्ट करेगी। सेकेंड पॉइंट हमारे पास है बुलिश वॉल्यूम्स पे बुलिश डाइवर्जेंस। जी, यहाँ पे सेकंड जो वॉल्यूम्स है बुलिश डाइवर्जेंस है। लास्ट वीक संडे को फराज भाई ने ये चीज मेंशन की थी कि वॉल्यूम्स ड्राइड अप हो गए हैं, बट अब वॉल्यूम्स पे एक बुलिश डाइवर्जेंस बन चुकी हैं, विच इज अ वेरी गुड एंड हेल्दी साइन टू मार्केट रिकवरी। फोर्थ पॉइंट हमारे पास है ईएफआई की बुलिश डाइवर्जेंस। लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था कि जब तक ईएफआई पे बुलिश डाइवर्जेंस नहीं आती, जब तक हम उस पॉइंट को बेयरिश ही कंसिडर करेंगे। बट राइट नाउ ईएफआई के ऊपर बुलिश डाइवर्जेंस बन चुकी हैं, सो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बुलिश पॉइंट है हमारे पास। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास है जुलाई टू दिसंबर कैरेक्टरिस्टिक। इसको हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस करते हुए आ रहे हैं 2023, 2024 एंड 2025 में मार्केट जुलाई टू दिसंबर एक बुलिश कैरेक्टरिस्टिक शो कर रही है। वी आर अज्यूमिंग कि मार्केट इस साल भी 2026 में भी इस बुलिश कैरेक्टरिस्टिक को कंटिन्यू करेगी। चलें बेयरिश पॉइंट्स को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ब्रेक ऑफ हायर आया एंड हायर लो। अच्छा, इसमें एक चीज जो इंपॉर्टेंट है, मार्केट ने डेफिनेटली अपना हायर लो ब्रेक किया, जो बाय डेफिनेशन सीरीज ऑफ हायर हाइज एंड हायर लोज, मार्केट यहां से ट्रेंड शिफ्ट हो गया। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि मार्केट ने विदाउट एनी बेयरिश डाइवर्जेंस यहां पे अपना ट्रेंड शिफ्ट किया, विच शोज कि एक बुलिश कंटिन्यूशन पैटर्न है। मार्केट एक डिसेंडिंग चैनल बनाकर यहां से बढ़ना शुरू हो जाएगी, जो कि हमें नजर आ रहा है कि मार्केट अपने रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक करके बढ़ती हुई नजर आ रही है। सेकेंड पॉइंट हमारे पास बियर्स का यह है कि गैप्स बने हुए हैं। जी बिल्कुल, गैप्स स्टिल इंटैक्ट हैं, गैप्स फिल नहीं हुए हैं। बट इंपॉर्टेंटली लाजमी नहीं है कि सारे गैप्स फिल हों। देयर आर गैप्स मार्केट में, इंडेक्स में अगर हम प्रीवियसली देखें, सो जो आज तक भी कभी फिल नहीं हुए। सो गैप्स अब बने हुए हैं, वो एक बेयरिश पॉइंट है, गैप्स फिल नहीं हुए हैं। थर्ड पॉइंट हमारे पास है थ्री ब्लैक क्रोज ऑन वीकली। थ्री ब्लैक क्रोज मीन जो कंटिन्यूस थ्री ब्लैक कैंडल्स बनती हैं, थ्री बेरिश कैंडल्स बनती हैं, उनको हम कहते हैं थ्री ब्लैक क्रोज। इसका बुलिश साइड पे मूव होने के लिए जरूरी है कि जो इसका हाई बना हुआ है 178,900 का, वीक के एंड पे यानी फ्राइडे तक इसके अबव कहीं क्लोजिंग दे। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं भी देती है मार्केट, तो ये बेरिश सिग्नल नहीं होगा, हम इसको साइडवेज कंसिडर करेंगे कि मार्केट यहां से साइडवेज हो सकती है। जी युरीत भाई, इसका मतलब आप सबको यही कह रहे हैं कि आपने घबराना नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, घबराना नहीं है। चलें अब टॉपिक्स की तरफ चलते हैं। ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो आपको लग रहा है कि हम आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह आउट परफॉर्म करेंगे केएसई 100 इंडेक्स को? अगर आपकी सेविंग है डॉलर के अंदर या आपके पास कैश पड़ा हुआ है बैंक के अंदर, आप स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट ना करके एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी से हाथ धो बैठे हैं। सोचिए, यही पैसे आपने अगर इन्वेस्ट किए होते तो आज डबल हो गए होते। और इन्वेस्ट ना करने की एक रीजन है कि आप आज भी घबरा रहे हैं कि स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करेंगे तो लॉसेज ना हो जाए। सो इसी घबराहट को एड्रेस करने के लिए सरमाया लेकर आ रहा है आपके लिए फाइनेंशियल ट्रेनिंग्स, जो कि आपको हेल्प करेगा कि कैसे आपने कॉन्फिडेंटली स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करना है। आज ही सरमाया के कोर्सेज लें एंड बिकम फाइनेंशियली हेल्दी। जी हारिस भाई, पहली टॉपिक हमारे पास है जीसीआईएल की, जिसकी हमने कल अपने प्रीमियम ग्रुप में ट्रेड कॉल भी शेयर की थी, जिसको हमने 38.25 रुपीज पे बाय करवाया था। सेकंड बाय हमने 36 रुपीज का दिया था। जो ये हमारी ट्रेड कॉल स्टिल इंटैक्ट है।
वो लोग जिनके अकाउंट्स एसएफएल में नहीं हैं, वो चाहते हैं कि आपको ये ट्रेड कॉल्स रिसीव हों, तो नीचे मेंशन नंबर्स पे आप हमसे कांटेक्ट करें, अपना अकाउंट ओपन कराएं और ये ट्रेड कॉल्स आप भी रिसीव कर सकते हैं। चलें इसके चार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट थिंग हमारे पास ये है कि ये एक एबीसीडी का पैटर्न इसके ऊपर बन रहा है। इसने फिबोनाची के गोल्डन पॉकेट यानी 0.5% की रिट्रेसमेंट इसने शो करवाई, वहां से इसने बढ़ना शुरू किया और एक अच्छी रेजिस्टेंस यहाँ पे इसने बनाई हुई थी, कल उसको ब्रेक किया और उसके ऊपर उसको सस्टेन कर रहा है। कल जो हमारी ट्रेड कॉल थी उसके हिसाब से इसको 34.80 का हमने स्टॉप लॉस शेयर किया था, विच इज 382 की रिट्रेसमेंट। फिबोनाची नंबर है अगेन ये एक और। तो इसकी रिट्रेसमेंट को वो लोग जो इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाह रहे हैं, वो लोग इसके सी पॉइंट के नीचे यानी 33.25 के नीचे स्टॉप लॉस रख के इसको कैरी कर सकते हैं पोजीशन को। पहला टारगेट हमारे पास 40.10 होगा एंड ओवरऑल लॉन्ग टर्म टारगेट्स हमारे पास इसके बन रहे हैं जो डी पॉइंट के हिसाब से बन रहे हैं, विच इज 49.10। हरीश भाई, जीसीआईएल को फंडामेंटली आप कैसे देख रहे हैं? एंड आई एम अज्यूमिंग कि ये एक फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है। जी यूरित भाई, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बड़ी फंडामेंटली बड़ी बेहतरीन कंपनी है। अगर आप इसकी रेवेन्यूज और अर्निंग्स में ग्रोथ देखें तो 2023 में थोड़ा सा डिप आया, उसके बाद से इसकी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी बड़ी ही बेहतरीन रही है। और अगर आप इसकी स्टेबिलिटी स्कोर की तरफ जाएं तो इसमें जो इसका डेट है कंपनी का वो थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऑब्वियसली ये थोड़ा सा रिस्क पोज करता है जब अगर सिक्लिकली कोई एडवर्स सिनेरियो बन जाता है मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स में। अदरवाइज इसके मार्जिन्स बहुत बेहतरीन है, अपने पीयर्स के निस्बत अगर देखा जाए, जो सेक्टर के जो इसके पीयर्स हैं उसके हवाले से बड़े बेहतरीन है, बिकॉज ऑफ द एनर्जी एफिशिएंसी जो इसके मॉडर्न प्रोडक्शन प्लांट से इसको मिलती हैं। और ये सब चीजें इसका सरमाया स्कोर भी बहुत बेहतरीन कर देती हैं। वैल्यूएशन वाइज कंपनी बहुत अट्रैक्टिव लेवल्स पर है। अगर मैं प्राइस टू अर्निंग की बात करूं, इस वक्त इसकी 5.27 इसकी अर्निंग्स है अगर टीडीएम बेसिस पे हम देखें। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि सेक्टर की जो प्राइस अर्निंग रेशो जिस पे सेक्टर ऑपरेट कर रहा है, दैट इज अराउंड 10। तो इसमें इसके टारगेट्स 52.7 बनते हैं, जो कि आई बिलीव के क्लोज हैं आपके टारगेट्स के। तो इट मींस कि ये एक अंडर वैल्यूएशन की निशानी है। अंडर वैल्यूड होने के साथ साथ इसमें दो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो नेक्स्ट ईयर से इसका एक ज्वाइंट वेंचर है ओमान में, वहां से इसको जो है ना तकरीबन $1 मिलियन हर साल इसकी अर्निंग्स में इसको ऐड अप होगा, उसके ऑपरेशंस की वजह से नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट हो जाएगा। और इस साल के एंड से इसका एक माड़ी एनर्जीज के साथ एक जॉइंट वेंचर है एलएनजी प्रोजेक्ट्स में, जिसमें इसका स्टेक ऑलमोस्ट 49% है। तो उससे इसके रेवेन्यूज में तकरीबन अगर ओवरऑल जो है 17 अरब रुपए का रेवेन्यू में प्रोजेक्टेड है कि वो इंक्रीज आएगा, जिसका 49% स्टेक इसके पास है, ऑलमोस्ट वो 8.5 अरब बनता है। तो ये बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं, तो मुझे अभी भी अंडर वैल्यूड लगता है। एंड विद दीज पॉजिटिव डेवलपमेंट्स ये इसकी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी आगे भी ऐसे ही रहेगी इंशाल्लाह। जी रीत भाई, इसके अलावा कोई टॉपिक्स हैं आपकी? जी बिल्कुल, सेकंड टॉपिक हमारे पास मिलर ट्रैक्टर है। मिलर ट्रैक्टर पे भी हमें जिस तरीके से जीसीआईएल पे एक बुलिश पैटर्न बना हुआ था, उसी तरीके से हमें एबीसीडी का बुलिश पैटर्न नजर आ रहा है। एबीसीडी का बुलिश पैटर्न बना हुआ है। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो इस पे बनी हुई है, विच इज बुलिश डाइवर्जेंस। सी पॉइंट के ऊपर इसके बुलिश डाइवर्जेंस बनी हुई है। ये एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल है हमारे पास कि मार्केट यहां से जब रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक करके इसके ऊपर ट्रेड कर रही है। बट मिलर ट्रैक्टर जब सी पॉइंट की डाइवर्जेंस को प्ले करता है, सो जो पहला टारगेट हमारे पास है वो 310 का है और लॉन्ग टर्म होल्डिंग वालों के लिए हम जो टारगेट्स बन रहे हैं वो 370 के हैं। स्टॉप लॉस इसका 277 रखा जा सकता है और इसको इजीली आप यहां से कैरी कर सकते हैं। और एंड सेकेंडली, मिलर ट्रैक्टर इज अगेन अ स्ट्रॉन्ग, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी। हारिस भाई से पूछते हैं वो फंडामेंटली किस तरह रेट करते हैं मिलर ट्रैक्टर को वो। जी ये रीत भाई, बिल्कुल ऐसे ही फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। लास्ट ईयर इसकी जो अर्निंग्स हैं और उसमें काफी डिप आया था, क्योंकि इसकी जो एग्रीकल्चर के आउटपुट से इसका लिंक होता है ट्रैक्टर्स की सेल का। और एग्रीकल्चर ने सफर किया लास्ट ईयर, जिसकी वजह से इसका जो सरमाया स्कोर है थोड़ा सा अंडरस्टेट कर रहा है इसकी पोटेंशियल को। लेकिन अब क्योंकि फार्म इकोनॉमिक्स बेहतर है और जो ग्रीन ट्रैक्टर सब्सिडी स्कीम से भी ट्रैक्टर की सेल्स बढ़ी हैं, और एमटीएल इज 64% मार्केट शेयर इन द ट्रैक्टर सेगमेंट्स। और आने वाले वक्त में ऑब्वियसली इसकी जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है वो बेहतर होने के चांसेस है।
और कंपनी का स्टेबल डिविडेंड पे आउट रेशो है, और कंपनी की लास्ट फ्यू इयर्स में हमने देखा है बहुत कंसिस्टेंट लेवल पे इसकी इनसाइड जो हमने जो है ट्रांजैक्शंस हुई हैं, इसके जो ओनर्स ने, जो इसके एग्जेक्टिव्स ने, नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स ने। इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं रिसेंट ईयर्स में। इसके अभी रिसेंट ईयर में इन्होंने एमएफ ब्रांड के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें इनको अफ्रीकन टेरिटरी साइन की गई थी फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ मिलेट ट्रैक्टर। ये एक अच्छा पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इसके अलावा अभी रिसेंटली इनमें एक स्टॉक स्प्लिट भी हुआ है, वो भी मार्केट टर्नओवर इसका इंक्रीज हो गया। और इसकी एक ग्रुप कंपनी है जो कि असेस कर रही है ईवी बाइक प्रोडक्शन के हवाले से। तो ऑब्वियसली इट्स अ स्टेबल कंपनी, स्टेबल अर्निंग्स विद दीज पर्टिकुलर ग्रोथ डेवलपमेंट्स। तो इंशाल्लाह ये परफॉर्म कर सकता है यहाँ से। जी रीत भाई, इसके बाद अब चलते हैं सबसे इंटरेस्टिंग सेगमेंट जो हमारा मार्केट रूमर्स के हवाले से। बताइएगा इस वीक हमें क्या रूमर सुनने को मिल रहे हैं। जी बिल्कुल। पहला रूमर जो हमारे पास है, जिसकी जो मार्केट में आवाज सुनने में आ रही है, कि आईएलपी के हवाले से है कि आईएलपी को कुछ एक्सपोर्ट के कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलना शुरू हुए हैं, जो इसके डेफिनेटली रेवेन्यूज को इंक्रीज करेगा। चलें इसको चार्ट्स के ऊपर देखते हैं कि रूमर की हकीकत क्या है, चार्ट्स पे क्या नजर आ रहा है ये हमें। अच्छा, आईएलपी के अगर हम चार्ट को देखें, ये एक अच्छा एक बॉक्स इसने बनाया हुआ था, साइडवेज बॉक्स इसने बनाया हुआ था। कल इसको ब्रेक किया है। इस बॉक्स के अंदर ही ये ट्रेड हो रहा था, तो इसको ट्रेड करने के लिए हम इसके बॉक्स का जो ब्रेकआउट है 103 का, इस पे बाय करके इसको 9630 के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हैं, और हमारा इस पे टारगेट होगा 112 रुपए का। जी हारिस भाई, आप किस तरीके से देख रहे हैं आईएलपी को? जी रीत भाई, आईएलपी नो डाउट इट्स अ वेरी गुड कंपनी। और अभी रिसेंटली अगर जो पिछले साल में इनके रेवेन्यूज में फॉल जरूर था, लेकिन ओवरऑल ग्रोथ ट्रेजेक्टरी बड़ी बेहतरीन रही है। और इसका डेट लेवल थोड़े से इंक्रीज हुए हैं, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। करंट वैल्यूएशन तो कोई एज सच अंडर वैल्यूएशन नहीं सजेस्ट कर रही। और लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। लास्ट मंथ जो जून का है, उसमें जो म्यूचुअल फंड्स ने इसमें अपना स्टेक 33% इंक्रीज किया। ये पॉजिटिव साइन है। इसके अलावा आईएलपी की एक सब्सिडरी है, उसने एक गारमेंट्स फैसिलिटी स्टेब्लिश की है इजिप्ट के स्विस कनाल इकोनॉमिक जोन में, जो कि जिसके ऑपरेशंस 2027 में कमेंस होंगे। और इससे प्रोडक्शन कॉस्ट और जो ट्रांजिट कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट 10% डिक्रीज होगा। दैट इज वेरी पॉजिटिव। और इसके अलावा फाइनेंस बिल जो 2026 का जो भी अप्रूव हुआ है, उसमें जो सुपर टैक्स अबॉलिश कर दिया उन कंपनीज का जिनकी 80% से ज्यादा रेवेन्यूज एक्सपोर्ट से आता है, जिसका आईएलपी डायरेक्ट बेनिफिशियरी है। तो कंपनी की जो फॉरवर्ड लुकिंग आउटलुक है, दैट इज वेरी पॉजिटिव। और इसके हवाले से मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ इस कंपनी के हवाले से। जी यूरित भाई, इसके अलावा कोई मार्केट में क्या रूमर्स चल रहे हैं। जी, रूमर सेक्शन में हमारे पास जो एक और कंपनी के रूमर सुनने में आ रहे हैं, वो है डीसीएल, दीवान सीमेंट के हवाले से। दीवान सीमेंट में जो सुनने में आया है कि एचएनआईज इसके अंदर बाइंग कर रहे हैं। तो लेट्स सी, इसको चार्ट पे देखते हैं कि इसके चार्ट पे क्या सिचुएशन है, और इस पे ट्रेड बंद कर सकते हैं हम अभी या नहीं कर सकते। दीवान सीमेंट को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें, तो एक अच्छा हायर हाई हायर लो का पैटर्न ये बना रहा है, और इस वक्त ये डिसेंडिंग चैनल बना रहा है। डिसेंडिंग चैनल की सबसे अच्छी चीज ये होती है कि इसकी आप प्रोजेक्शन टारगेट्स निकाल सकते हैं। सो इसके इनिशियल जो टारगेट्स हमारे पास नजर आ रहे हैं, दैट इज 13.80 के। बट मेरे हिसाब से इसको करंट प्राइस पे नहीं बाय करना चाहिए, थोड़ा सा इसमें वेट करें। ये नीचे इस ट्रेंड लाइन के पास जो डिसेंडिंग चैनल के लो है, बॉटम है, यहाँ पे कहीं आता है 10 रुपए 50 पैसे के अराउंड, यहाँ पे हम इसको बाय कर सकते हैं 9.25 के स्टॉप लॉस के साथ। TP1 इस पे हमारा 12 रुपीज का होगा, एंड जो ओवरऑल इसका टारगेट होगा, डिसेंडिंग चैनल का जो टारगेट बन रहा है 13.50 होगा। फंडामेंटली हारिस भाई, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं डीसीएल को? फंडामेंटली ये कोई इतनी अच्छी कंपनी नहीं है। कंपनी जो है करंटली अंडर लॉसेस है, और इसमें थोड़े से रेवेन्यूज में जरूर इंप्रूवमेंट आई है पिछले 1-2 साल में। वो सारे सीमेंट सेक्टर में अगर आप उसकी रेवेन्यूज के वाले से देखें तो सब में ही आई है। लेकिन अगर ये अंडर परफॉर्मर ही रहा है, डेट लेवल्स जो हैं वो इतने इंक्रीज नहीं हुए, ये एक पॉजिटिव साइन है। क्योंकि सीमेंट्स जो है वो हाईली लेवरेज सेक्टर होता है, वो उस वाले से इंक्रीज नहीं हुआ। लेकिन इनकी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में तकरीबन 100% इंक्रीज आया। और अगर हमने रिसेंट एपिसोड्स में भी ये डिस्कस किया कि बजट में सीमेंट को, चाहे वो पीएसडीपी का हायर एलोकेशन बजट है, सुपर टैक्स की रिडक्शन है, प्रॉपर्टी टैक्स में कमी है, या फिर हाउसिंग स्कीम्स के वाले से,
तो सीमेंट्स को अच्छा खासा रिलीफ मिला है, तो ऑब्वियसली ये भी सीमेंट सेक्टर में ही फॉल कर रहा है, लेकिन इट्स वन ऑफ द वीकर कंपनीज। और इसमें रिसेंट जो नंबर्स जो सीमेंट डिस्पैचेस के भी हैं, उसमें साउथ बेस्ड प्लांट्स के डिस्पैचेस ज्यादा है एज कम्पेयर टू नॉर्थ बेस्ड प्लांट्स, तो ये भी एक इसको एज है। अदरवाइज कंपनी की इटसेल्फ कोई ऐसा डेवलपमेंट नहीं है, तो अगर इसको कोई ट्रेड करना चाहता है तो ये स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ डेफिनेटली करे। मैं इसको रिकमेंड नहीं कर रहा फिलहाल। जी बहुत शुक्रिया हारिस भाई। चलें रैप अप करते हैं और हम पहले देख लेते हैं कि आज हमारी क्या टॉपिक्स थी, क्या थे। जी बिल्कुल, हमने जो ओवरऑल आज का हमारा कंक्लूजन है, हम इंडेक्स को की ऊपर बुलिश हैं। इंडेक्स पे जो हमारी वेटेज थी नंबर पॉइंट्स टेबल पे, वो बुल्स की ज्यादा थी, सो इंडेक्स के ऊपर हम आज बुलिश हैं। टॉपिक्स में हमने डिस्कस किया मिलर ट्रैक्टर और जीसीआईएल को, जिसकी हमने ट्रेड कॉल्स भी हमने डिस्कस की कि हम किस तरीके से बाय कर सकते हैं। जीसीएल की ट्रेड कॉल हमने कल अपने ग्रुप में शेयर की थी, सो नीचे मेंशन्ड है नंबर्स हमारे, आप उस पर कांटेक्ट करें, अपना अकाउंट ओपन करवा लें। रूमर्स में हमने दो कंपनीज को डिस्कस किया, इंटरलूप और डीसीएल। आज के लिए इतना ही। चलें इंशाल्लाह अब जो है नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।